हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो मैं टॉपिक समास के ऊपर लेके आया हूँ, जो आपको क्लास 10th, 12th, 9th या अनकम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्लास 10th में और 12th की बात मैं करूँ तो इससे लगभग में 5 नंबर से कम नहीं पूछता है, क्लास 10th में भी और क्लास 12th में भी, चाहे वो क्लास 12th में आर्ट्स वाले सेक्शन में हो या चाहे साइंस में हो या कॉमर्स में हो। अगर हिंदी है जिनका भी क्लास 12th में, चाहे कॉमर्स वाले हो, साइंस वाले हो या फिर आर्ट्स वाले हो, या फिर मैं बोलूँ क्लास 10th के लिए अगर हिंदी सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, चाहे वो क्लास 10th में चाहे उर्दू स्टूडेंट हो, क्योंकि उर्दू स्टूडेंट को क्लास 8 का हिंदी पढ़ना पड़ता है, लेकिन व्याकरण तो उनका समान रहता है। उसी तरह जो है आपका क्लास 10th में जो भी हिंदी स्टूडेंट है उसको भी इस तरह से समास पढ़ना पड़ता है, व्याकरण का टॉपिक। तो आज मैं व्याकरण में जो है समास का टॉपिक लेके आया हूँ और आज इसे मैं बेहतरीन ढंग से समझाने वाला हूँ। आप लोग वीडियो पे बने रहें और आज मैं इसे अब स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको मैं आज बताने वाला हूँ समास के ऊपर में कि समास होता क्या है, समास कितने प्रकार के हैं, उसके बारे में मैं इस पर जितना भी वीडियो, लगभग मैं 2 या 3 टॉपिक मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा समास को मैं समाप्त कर दूंगा। क्लास 10th, 12th ये सब में जो है आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसमें किसी भी तरह का परिभाषा नहीं पूछा जाता है, आपको केवल और केवल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक उसी प्रकार जिसमें अगर कोई एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव लेवल का है तो उसमें भी आपको समास से देखने को मिल जाता है व्याकरण टॉपिक में। तो हम यही कहेंगे आप लोगों को कि इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि मैं आज इसे बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, व्याख्या करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं समास होता क्या है। तो चलिए समास के बारे में पहले जान लेते हैं कि समास होता क्या है। तो देखिए, समास 2 या 2 से अधिक शब्दों, याद रखना है आपको क्या, तो शब्दों, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिए। क्या बोल रहा है इसमें कि 2 या 2 से अधिक, यानी कि 2 होगा नहीं तो 2 से अधिक होगा शब्द के मेल से बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो आप इसे अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि समास कहते किसको हैं। 2 या 2 से अधिक, जब हम शब्द को जोड़ते हैं, मेल करते हैं, उससे जो नया सार्थक शब्द बनता है उसी को मैं समास कहता हूँ। अब चलते हैं समास के प्रकार के ऊपर कि समास के कितने भेद होते हैं या प्रकार होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए समास के भेद, तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। तो देखिए कौन कौन है। तो मैंने पहला लिखा है इसमें अबई भाव समास। पहला है अबई भाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है कर्मधारय समास और 5वां है बहुब्रीहि समास, छठा है तत्पुरुष समास। मुख्य रूप से आपका समास होता है वह 6 ही होता है, लेकिन एक और मान लिया जाता है, एक और नए समास को। नए समास भी आपको मान लिया जाता है, लेकिन वो जो नया समास होता है, ये जो नया समास है वो तत्पुरुष के अंतर्गत ही माना जाता है। तत्पुरुष का ही अन्य प्रकार मान लेते हैं हम, ये जो नया समास है। इस प्रकार हम जान गए कि समास के मुख्यतः 6 भेद ही होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा कर्मधारय समास, 5वां बहुब्रीहि समास और छठा तत्पुरुष समास। और ये जो आपका समास है नया समास, ये नया समास तत्पुरुष समास का ही हिस्सा है। तो अब यहाँ तक तो मैंने बात बता दिया समास क्या है, समास किसे कहते हैं। अब जो होता है समास बनता है तो उसमें पद होता है, उसमें पद होता है। तो एक होता है प्रथम पद या पूर्व पद, और उसके बाद एक होता है अंतिम पद या बाद वाला पद।
इसमें याद रखिएगा समास में दो पद होते हैं। समास के क्या हो गया, तो समास के दो पद होता है, दो पद याद रखिएगा आप लोग, पूर्व पद और दूसरा होता है अंतिम पद। पूर्व पद को पहला पद भी बोलते हैं और अंतिम पद को जो होता है उत्तर पद भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं कि पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण मैं कर रहा हूँ, तो समास का वर्गीकरण कर रहा हूँ पदों की प्रधानता के आधार पर, अर्थात पद के जो है प्रधानता के आधार पर जो है मैं इसका समास का वर्गीकरण कर रहा हूँ। तो देखिए इस कैटेगरी में इसके अंतर्गत कौन समास आता है, पूर्व पद किसका प्रधान होता है, अंतिम पद किसका प्रधान होता है, दोनों पद किसका प्रधान होता है, या दोनों में से किसका पद दोनों प्रधान नहीं होकर कोई और तीसरा पद आ जाता है। तो उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पूर्व पद प्रधान होता है केवल और केवल, याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास का। इसको याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकलता है कि किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, तो वो पूर्व पद जो होता है प्रधान, वो अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। उसके बाद देखिए अगला है टॉपिक उत्तर पद, इसी को बोलते हैं अंतिम पद प्रधान। तो किस समास का उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है, तो वो है आपका तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। ये जो तीन समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास, इनका जो होता है उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है। तो इसको हमेशा आपको माइंड में याद रखना है कि कौन ऐसा समास है जिनका उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है, तो वो है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास। और कौन ऐसा समास है जिसका पूर्व पद या पहला पद होता है प्रधान, तो वो है आपका अव्ययी भाव समास। तो आगे चलते हैं। तो चलिए अब जो है दोनों एक पूर्व पद और अंतिम पद को जान गए। अब देखते हैं कौन सा समास है जिनका दोनों पद प्रधान होता है। तो देखिए दोनों पद प्रधान, तो वो दोनों पद जो प्रधान होता है वो होता है आपका द्वंद्व समास का। जैसे बोलते हैं ना हम रात दिन, रात दिन बोलते हैं तो रात भी प्रधान और दिन भी प्रधान, ऊपर नीचे, ऊपर भी प्रधान होता है नीचे भी। तो कहने का मतलब है कि दोनों पद जो प्रधान होता है वो आपका है द्वंद्व समास का। आगे चलते हैं, दोनों पद अप्रधान, कहने का मतलब है दोनों पद प्रधान नहीं होता है, उसका कोई तीसरा पद प्रधान होता है। कहे तो कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो वो कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ तक आपने जान गया पद के आधार पे कौन कौन आता है। तो पद के आधार पे पहला था पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास, अंतिम या उत्तर पद, अंतिम पद या उत्तर पद प्रधान तो तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास। आगे था दोनों पद प्रधान तो द्वंद्व समास, और उसके बाद है दोनों पद अप्रधान, कहने का मतलब दोनों पद प्रधान नहीं है, कोई तीसरा पद प्रधान है, तो वो है आपका बहुव्रीहि समास। तो यहाँ आपने पद के आधार पे जान गए कौन जो है किसका कौन पद के आधार पे वो प्रधानता मानी जाती है। तो चलिए अब मैं बारी बारी से एक एक टॉपिक को ले चलता हूँ। अव्ययी भाव समास को पूरा अभी डिक्लेयर से इसको डिफाइन कर देता हूँ। तो चलिए अव्ययी भाव समास के ऊपर में जान लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब किसके बारे में, तो अव्ययी भाव के बारे में पूरा डिटेल में देख लेता हूँ कि अव्ययी भाव है क्या। तो देखिए जिस समास का पहला या पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मैंने पहले ही पदों के आधार पर मैंने बता दिया था कि जिस समास का प्रथम या पूर्व या पहला पद प्रधान होता है उसे ही मैं बोलता हूँ अव्ययी भाव समास। चलिए आगे देखते हैं कि इसका अब कैसे हम पहचानेंगे। अगर चार ऑप्शन में दे दिया है, बोल देगा कि इनमें से कौन है अव्ययी भाव समास, तो हम कैसे पहचान लेंगे कि यही अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो इसका पहचान देखिए, पहचान को याद रखिए और अव्ययी भाव समास तुरंत याद हो जाएगा आपको। देखिए पहचान क्या इसका, पूर्व पद यानी कि किसी भी समास के यदि पहला शब्द में अर्थात पूर्व पद में ये मिले आपको प्रति, आ, अनु, भर, यथा, यावत, हर, याद रख लीजिएगा कि प्रति, आ, अनु, भर, यथा, यावत, हर, इसे आप याद रखिएगा, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि कौन है अव्ययी भाव समास। इसे याद रखना, पहचानने वाला शब्द। जिस भी समास के पूर्व पद में ये आ जाए ना, इसमें से कोई भी एक, वह हमेशा आपका
अव्ययी भाव समास ही होगा। प्रति, आ, अनु, भर, यथा, यावत, हर। ये इस तरह से आपको ये याद रखना है, बस इसी को याद रखना है आपको। ये इसे याद रखिएगा, क्योंकि आपको क्लास 10th में, 12th में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको केवल ऑब्जेक्टिव देता है, वहाँ पे परिभाषा लिखने के लिए नहीं देगा। यहाँ पे ये नहीं बोलेगा कि अव्ययी भाव समास क्या है। वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया रहेगा 4 गो ऑब्जेक्टिव में, अब बोलेगा इनमें से कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, या आपको कोई शब्द ऊपर में रख देगा, बोलेगा ये कौन सा समास है, तो नीचे में रहेगा वो समास कौन सा रहेगा। तो इसमें इसे याद रखना है। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, प्रति, आ, अनु, भर, यथा, यावत, हर। चलिए मैं अब आपको उदाहरण से समझाता हूँ कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है ये वाले शब्द। तो देख लीजिए, यहाँ देखिए उदाहरण मैंने लिया, ये समस्त पद जो है आपका समास का है, और मैंने इसका विग्रह करके इधर लिखा है। देखिए पहला आपका क्या है, प्रतिदिन, अर्थात प्रतिदिन का जो होता है विग्रह, प्रतिदिन का अगर आप विग्रह करते हैं, मीनिंग उसका क्या निकल के आएगा विग्रह में, प्रत्येक दिन। प्रतिदिन माने क्या होता है, प्रत्येक दिन होता है। अब देखिए हमको कैसे पता चलेगा कि ये प्रतिदिन जो है अव्ययी भाव समास ही है। तो देखिए प्रतिदिन के पहले आपको क्या लिखा हुआ है, प्रति, और मैंने पहचानने में ही बताया था कि कोई भी समास के पहले में इसमें से कोई भी चला आवे पहले लिखा हुआ तो वह हमेशा अव्ययी भाव समास ही होगा। आगे चलते हैं, देखिए दूसरा ये आपका हो गया। दूसरा देखिए आजन्म, आजन्म, आजन्म का जो होता है विग्रह जन्म से लेकर, आजन्म का विग्रह क्या होता है, जन्म से लेकर। अब हम इसे पहचानते हैं, कैसे समझेंगे कि आजन्म जो है अव्ययी भाव समास है। तो इसका पहला पद देखिए आ है लगा हुआ इस तरह से, और मैंने पहचानने के रूल में बताया था आ के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आ है, तो मैंने आ से समझ लिया कि आजन्म जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। यही आपको पूछा जाएगा, आपको केवल और केवल उसका उदाहरण से ही आपको ऑब्जेक्टिव बनता है क्लास 10th 12th और अदर कंपटीशन एग्जाम में। आगे देखिए अगला पद पर लेकर चलते, ये भी हो गया। अगला देखिए यथासंभव, देखिए यथासंभव जो है इसका जो होता है पूर्व पद क्या है, यथा है, जो कि मैंने पहचान में लिखा चुका हूँ कि कोई भी समासिक पद के पहले, कोई भी समास है उसका प्रथम पद में यदि यथा आ जाए तो वह हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। और ये यथासंभव का जो है विग्रह होता है जैसा संभव हो, यथासंभव का विग्रह क्या होता है, जैसा संभव हो। चलते हैं अगला, देखिए ये हो गया आपका यथासंभव। अगला अनुरूप, देखिए अनुरूप शब्द में जो है समास वाला जो ये है पद अनुरूप, इसमें देखिए प्रथम पद क्या है, अनु है, क्या है आपका अनु है। और ये अनु ही आपको मैंने पहचान बताया था कि कोई भी समास के प्रथम पद क्या रहे, अनु मिल जाए तो वो आपका जो शब्द होगा पूरा, वो जो समास होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। चलिए आगे देखते हैं भरपेट। देखिए अनुरूप का जो होता है ना विग्रह, अनुरूप का विग्रह होता है रूप के योग, अनुरूप का विग्रह क्या होगा, रूप के योग होगा। आगे चलते हैं भरपेट। तो देखिए भरपेट में यह आपका प्रथम पद क्या आ रहा है, अर्थात पूर्व पद पहला पद भर आ रहा है। और पहचान में देखिए मैंने बताया है कि यदि कोई समास के पहले में भर आएगा तो वो अव्ययी भाव समास होगा, अर्थात भरपेट जो है आपका अव्ययी भाव समास है। और भरपेट का विग्रह करने पे इसका मीनिंग निकल के आएगा पेट भर के। क्या आएगा मीनिंग इसका, पेट भर के। भरपेट का विग्रह होता है पेट भर के। आगे देखिए, आगे देख लेते हैं प्रतिकूल। आगे क्या आया, प्रतिकूल। और मैंने बताया था प्रथम पद में आ जाए प्रति, वो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो प्रतिकूल भी आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए प्रति पहचान में है तो प्रतिकूल भी आपका होगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो अर्थात हम कहे इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा प्रतिकूल का, तो प्रतिकूल का विग्रह होगा इच्छा के विरुद्ध। आप मान लीजिए कि यदि आपके इच्छा के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं हो रहा है तो आप क्या कहोगे कि मेरे जो है ना प्रतिकूल काम हो रहा है। तो प्रतिकूल का जो है आपका विग्रह होता है इच्छा के विरुद्ध होता है। अगला देख लेते हैं, लास्ट है हाथों हाथ। हाथों हाथ का विग्रह देख लीजिए क्या हो जाएगा, हाथ ही हाथ में। हाथों हाथ मतलब हाथ ही हाथ में कोई किसी को दे दिए तो हाथों हाथ हो जाएगा, इसका मतलब हाथ ही हाथ में। तो ये इस प्रकार से आप समझ गए होंगे ये पूरा कि
अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो अव्ययी भाव समास का मुख्य है कि प्रथम पद आपको प्रधान होगा और उसका पहचान में, इसे आप जरूर याद रखिएगा, प्रति आ अनु भर यथा यावत हर। जिस भी समास के प्रथम पद में आ जाए ये जो भी है आपका प्रथम पद, तो वो आपका अव्ययी भाव समास होगा। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा टॉपिक की ओर लेके चलता हूँ। चलिए देख लेते हैं अगला टॉपिक। तो चलिए अब जो है मैं द्विगु समास के पर चर्चा कर लेता हूँ, द्विगु समास के ऊपर में। तो देखिए द्विगु समास को हम किस तरह से समझेंगे, तो देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए जिस समास का पहला या पूर्व पद संख्यावाचक हो, बस इसी पर जोर देना है आपको कि जिस समास का कोई भी समास हो उसका पहला पद या पूर्व पद संख्यावाचक हो। संख्यावाचक मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 इस तरह जो संख्या होता है वो संख्यावाचक हो, जिसका भी पूर्व पद या पहला पद, उसे ही द्विगु समास कहते हैं। याद रख लीजिएगा, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो, क्या हो जाए, संख्यावाचक हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, तो द्विगु समास कहते हैं। पहचान में याद रखिएगा, पहचान में आपको याद रखना है क्या, पहचान में आपको याद रखना है कि पहला पद संख्यावाचक, यानी द्विगु समास को कैसे पहचानेंगे, तो पहला पद में क्या होना चाहिए, संख्यावाचक होना चाहिए। चलिए अब इसे हम उदाहरण से स्पष्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं उदाहरण ले रहा हूँ, तो समस्त पद में लेता हूँ, अर्थात ये समास जो है समास का पूरा मैं ले रहा हूँ उदाहरण, और इधर मैं इस समास को विग्रह करने वाला हूँ और विग्रह करके लिखा भी हूँ। तो ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही अच्छे और सरल ढंग से समझ में आ जाएगा द्विगु समास क्या होता है। देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। उदाहरण पहला है आपका सप्त सिंधु। सप्त माने क्या होता है, सप्त माने 7 होता है आपका। देख लीजिए, इसका मैं विग्रह करूँगा तो विग्रह जो ही करूँगा बस समझ में आ जाएगा। 7 सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु का विग्रह क्या होता है, 7 सिंधुओं का समूह होता है। तो अर्थात देखिए प्रथम में आपको क्या आ गया है, 7 आ गया है। तो अर्थात पहला पद देखिए, इसमें प्रथम पद में क्या लगा है आपको, ये सप्त अर्थात 7, प्रथम पद संख्यावाचक अर्थात सप्त सिंधु द्विगु समास। दूसरा देखिए दोपहर, दोपहर का विग्रह क्या होगा, 2 पहरों का समूह। दोपहर का विग्रह 2 पहरों का समूह। तो देखिए इसमें पहले क्या आया विग्रह में, प्रथम पद में जब मैं इसका विग्रह कर रहा हूँ तो इसका पहला पद में क्या आ गया आपका, 2 आया है, और 2 क्या होता है आपका संख्यावाचक है, अर्थात दोपहर भी द्विगु समास हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए दोपहर अर्थात 2 द्विगु समास है दोपहर। आगे देखिए तीसरा लेते हैं त्रिलोक। त्रि अर्थात क्या हो जाएगा, इससे बनेगा आपका 3, त्रि अर्थात 3। और यहाँ पर देखिए त्रिलोक का मैंने विग्रह किया तो तीनों लोकों का समाहार। तो पहला आपका आया क्या है, तीनों अर्थात 3 आया। त्रिलोक माने प्रथम पद में क्या आ गया आपको, त्रि अर्थात 3 आया, अर्थात त्रिलोक जो है आपका द्विगु समास है। आगे बढ़ लेते हैं हम। नवरात्र। नवरात्र में देखिए पहले नव आया, और नव का माने क्या होता है आपका, तो 9 होता है। नव माने 9, नव माने 9, प्रथम पद में 9 अर्थात नव, द्विगु समास नवरात्र होगा। इसका विग्रह करेंगे तो नवरात्रियों का समाहार। नवरात्र का क्या होता है, नवरात्रियों का समाहार। प्रथम पद में आपको क्या प्राप्त हो जाता है, तो प्रथम पद में आपको संख्यावाचक मिल जाता है, इसलिए नवरात्र भी द्विगु समास। आप अच्छे समझ रहे होंगे अगर स्टेप बाय स्टेप अगर देखते होंगे तो। आगे देख लेते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि ऐसे भी लिख सकते हैं और सप्तऋषि ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए सप्तऋषि बोलते हैं तो प्रथम पद में सप्त अर्थात 7, सप्तऋषि यानी अर्थात प्रथम पद में 7 है, और पहला पद आपको क्या है, 7 आपका क्या आता है, सप्त अर्थात 7, संख्यावाचक प्रथम पद अर्थात सप्तऋषि भी क्या है आपका, तो द्विगु समास है। समझ गए होंगे। इसका विग्रह करेंगे तो 7 ऋषियों का समाहार अर्थात 7 आया है प्रथम पद को विग्रह करने पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास, सप्तऋषि भी। आगे चलते हैं सप्ताह। सप्त यहाँ पर देखिए सप्त अर्थात 7, सप्ताह भी आपका क्या हो जाएगा, तो द्विगु समास। क्यों, क्योंकि 7 दिनों का समूह। विग्रह करने पर इसका प्रथम में क्या आता है,
तो संख्यावाचक 7 संख्यावाचक है, तो इस तरह से आपका सप्ताह भी द्विगु समास हो जाएगा। अगला देख लेते हैं त्रिकोण। यहाँ पर क्या है आपका त्रिकोण, त्रिकोण है आपका लिखा हुआ त्रिकोण। और त्रिकोण में देखिए तो आपका प्रथम क्या है यहाँ पे, तो त्रि है, त्रि माने क्या होता है, तो त्रि माने 3, त्रि माने 3। तो प्रथम पद को जब विग्रह कीजिएगा तो त्रिकोण माने होगा तीनों कोणों का समाहार, अर्थात विग्रह करने पर प्रथम क्या प्राप्त होता है 3, अर्थात संख्यावाचक। और तो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक तो वो आपका होगा द्विगु समास। और आगे चलते हैं पंचमढ़ी, पंच अर्थात 5, पंचमढ़ी क्या लिखा है पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी में प्रथम क्या है 5, विग्रह करने पर क्या प्राप्त होता है पंचमढ़ी, अर्थात 5 पंचमढ़ी में हो जाएगा 5 मढ़ियों, यहाँ पर लिखिएगा आप मढ़ियों, पंचमढ़ी अर्थात 5 मढ़ियों का समाहार। तो यहाँ पर देखिए प्रथम में क्या आ गया 5, अर्थात ये संख्यावाचक है, इसलिए पंचमढ़ी भी होगा आपका द्विगु समास। और लास्ट में ले लेते हैं तिरंगा। लास्ट में क्या आपने मैंने लिया है उदाहरण तिरंगा, ती अर्थात ती माने 3 से लेंगे इसको। देखिए तिरंगा में क्या गो रंग 3 रंग, तो इसका विग्रह करेंगे तो 3 रंगों का समाहार या 3 रंगों का समूह। तो यहाँ पर 3 आया है, यानी तिरंगा का विग्रह मैंने जब किया तो प्रथम पद में क्या प्राप्त हुआ आपको, प्रथम पद 3 प्राप्त होता है, तो तिरंगा भी आपको क्या आएगा द्विगु समास। आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे कि द्विगु समास होता क्या है। द्विगु समास वह होता है जिसका पूर्व का पद संख्यावाचक होता है, वही आपका द्विगु समास कहलाता है, अर्थात आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब जो इसका जो पार्ट बच गया है, जो 4 समास बचा हुआ है, अगले पार्ट में मैं लाऊंगा। आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, ताकि आपको इसी तरह का कंटेंट, अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। क्लास 10th 12th में आप अच्छे परफॉर्मेंस कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि जानते होंगे आप मेहनत से मुसीबत भागती है। आप जितना परिश्रम करोगे उतना ही सफलता आपको जो है कदमों में आएगी। तो मैं यही कहूँगा आप लोग मेहनत करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूँगा और आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो लाऊँगा। आज के लिए इतना ही। अगले जो भी वीडियो इसका आएगा मैं डालता रहूँगा, और इसका जो भी बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूँगा। चलिए धन्यवाद।